हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीड के जर्मिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मिनेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, जर्मिनेशन का फिजियोलॉजी कैसा होता है, साथ ही इसके स्टेजेस, कंडीशंस और फैक्टर्स को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जर्मिनेशन होता क्या है। तो ज़्यादातर प्लांट्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं या फिर जो हमारे आसपास में मौजूद होते हैं, उनमें मेनली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स जब एक बार मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर लगना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो एक मैंगो का ट्री जो होता है वह स्प्रिंग के सीज़न में फ्लावरिंग करने लगता है और यही फ्लावर्स ग्रो करके फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी फ्रूट के अंदर में वह सीड प्रेजेंट होता है जिसे खाने के बाद में फेंक दिया जाता है और यही सीड एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड से एक नया प्लांट डेवलप होता है उसको ही सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो प्लांट्स में मेनली 2 तरह के जर्मिनेशंस पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल में होता क्या है कि इसमें जर्मिनेशन के टाइम पर इसके एपिकोटाइल रीजन में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्रेजेंट रेडिकल और प्लूम्यूल तेज़ी से ग्रोथ करके रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसके हाइपोकोटाइल रीजन में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कोटिलेडोन जो होता है वह मिट्टी की सतह से नीचे ही रह जाता है। इस तरह का जर्मिनेशन ज़्यादातर मोनोकॉट सीड्स में पाया जाता है। सेकेंड है इपीजियल जर्मिनेशन। इसमें होता क्या है कि जर्मिनेशन के टाइम पर इसके हाइपोकोटाइल रीजन में तेज़ी से ग्रोथ और इलोंगेशन होने के कारण इसमें प्रेजेंट कोटिलेडोन सॉइल के सरफेस से ऊपर आ जाता है और उसके बाद ही प्लूम्यूल एक्टिवेट होकर सूट के फॉर्मेशन को शुरू कर देता है। एपीजीएल के इस सीक्वेंस में हाइपोकोटाइल सबसे पहले एक आर्च के फॉर्म में डेवलप होता है और जब यह स्ट्रेट हो जाता है तो इसमें से कोटिलेडोन बाहर निकलता है। यही कोटिलेडोन क्लोरोफिल के सिंथेसिस के बाद पहले 2 लीव्स के फॉर्म में ट्रांसम्यूट हो जाता है, जिसको कोटिलेडनरी लीफ कहा जाता है। और जब प्लांट में ट्रू लीव्स का फॉर्मेशन होता है तब ये सूख कर नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखना कि जर्मिनेशन के दोनों ही टाइप्स में, चाहे वह हाइपोजियल हो या फिर इपीजियल, इन दोनों में ही सबसे पहले रेडिकल से रूट सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और इसके बाद ही प्लूम्यूल से शूट सिस्टम का डेवलपमेंट और ग्रोथ इनिशिएट होता है। तो इसे आप याद रखना कि पहले रूट का और फिर शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अगर हम पहले दोनों टाइप्स को देखें तो इपीजियल और हाइपोजियल के अलावा भी एक अन्य प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, जिसको विविपेरी या फिर विविपेरस जर्मिनेशन कहा जाता है। यह एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन होता है जो कॉमनली मैंग्रोव के प्लांट्स में पाया जाता है। ये प्लांट्स सॉल्ट लविंग होते हैं, इस कारण इन्हें हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। इस तरह के प्लांट्स मेनली पेलोडिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तथा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वे जर्मिनेट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में सीड का एम्ब्रियो जो होता है वह फ्रूट के अंदर में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो अभी भी पेरेंट प्लांट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। एक बार जब जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो पेरेंट प्लांट जो है वह सीडलिंग को नीचे मिट्टी में ड्रॉप कर देता है। इसके बाद इस सीडलिंग से रूट का डेवलपमेंट होता है जो नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को ही विविपेरस कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्मिनेशन के स्टेजेस के बारे में। तो इसमें पहला स्टेज होता है इम्बिबिशन का। यह ड्राई सीड्स के द्वारा वाटर के एब्जॉर्प्शन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें सीड जो होता है वह एनवायरनमेंट से वाटर को तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद सीड में स्वेलिंग होने लगता है और सीड सॉफ्ट हो जाता है। यह स्वेलिंग सेल के वॉल्यूम में टेम्परेरी इंक्रीजिंग के कारण होता है और इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें मटेरियल्स को पैसिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरा स्टेज होता है एक्टिवेशन का। सीड जब एक बार वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह वाटर का एब्जॉर्प्शन सीड के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट कर देता है,
जिसकी वजह से सीड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वे एक्टिवेट हो जाते हैं और यही एंजाइम्स एम्ब्रियो में ग्रोथ फेज को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सीड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलैप्स करता है क्योंकि एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन सीड में एंटर करता है तो यह एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेज होता है ग्रोथ का। इसमें जैसे जैसे रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होने लगता है तो सीड कोट टूटकर रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में विकसित होकर प्राइमरी रूट्स का निर्माण करता है। इस पूरे प्रोसेस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑल टाइम हाई लेवल पर होता है। चौथा स्टेज है मॉर्फोजेनेसिस का। यह सीड जर्मिनेशन का फाइनल स्टेप होता है जिसमें एम्ब्रियोनिक लीफ या फिर कोटिलेडोन दिखाई देने लगता है। इसमें ट्विग से छोटे छोटे लीव्स निकलने लगते हैं जिन्हें फॉलिएज लीफ कहा जाता है। इस स्टेज में बेबी प्लांट जो होता है वह सीड के अंदर के स्टोर फूड को कंटिन्यू यूज़ करने लगता है और जब यह स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो नया प्लांट फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके अपने लिए फूड का सिंथेसिस शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जर्मिनेशन के कंडीशंस के बारे में। तो सीड जब एक बार कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो इसके मैच्योरेशन के बाद भी इसके अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो डोरमेंट रहता है। यह एम्ब्रियो तब एक्टिवेट होता है जब जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड सभी कंडीशंस को कंप्लीट किया जाता है। इसमें पहला कंडीशन है वाटर। वाटर जो है वह सीड के जर्मिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं और इन सीड्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन में वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही यह प्रोटोप्लाज्म के वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यह एम्ब्रियो के लिए सॉल्युबल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सीड कोट को ब्लेंड करता है और परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। इन सब के अलावा यह इनसॉल्युबल फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। साथ ही यह फूड मटेरियल्स के ट्रांसलोकेशन और सीड के रैप्चरिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा कंडीशन है ऑक्सीजन। यह सीड के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का काफ़ी इम्पोर्टेंट और इसेंशियल सोर्स होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए जर्मिनेटेड सीड को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और यह ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। यह रेस्पिरेशन तब तक के लिए कंटिन्यू रहता है जब तक कि लीव्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। ज़्यादातर सीड्स मिट्टी में दबे हुए रहते हैं और जब तक फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक सीड्स सॉइल पार्टिकल्स के पोर्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एक्लिप्स करते रहते हैं। अगर सीड को ज़्यादा गहराई में दबा दिया जाए तो सीड को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कंडीशन है टेम्परेचर। तो जर्मिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और जितने भी टाइप्स के सीड्स होते हैं उन सभी को जर्मिनेट होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पर जर्मिनेट होते हैं और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर जर्मिनेट करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इससे क्लियर है कि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए एक सर्टेन और फेवरेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर सीड्स 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मॉडरेट टेम्परेचर पर जर्मिनेट करने लगते हैं और अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता है तो सीड्स में जर्मिनेशन नहीं हो पाता। चौथा कंडीशन है लाइट। तो लाइट जो होता है वह एक एनवायरमेंटल ट्रिगर के रूप में कार्य करता है क्योंकि ज़्यादातर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। आफ्टर इट हम बात कर लेते हैं जर्मिनेशन के फिजियोलॉजी के बारे में। जर्मिनेशन से पहले तक सीड जो होता है वह एक ड्राई स्ट्रक्चर होता है जिसमें आमतौर पर नॉन लिविंग सेल्स वाले ड्राई एंड हार्ड सीड कोट पाया जाता है और यह सीड कोट प्रेजेंट होने के कारण ही एम्ब्रियो का एक्सटर्नल डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाता है। सीड्स में जर्मिनेशन तब स्टार्ट होता है जब सीड के द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिट्रीव कर लिया जाता है, जिसमें इम्बिबिशन प्रोसेस के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट होते हैं वे सब स्टोरेज प्रोडक्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं जो मोनोकोटिलिडनस में एंडोस्पर्म तथा डाइकोटिलिडनस में कोटिलेडोन में प्रेजेंट होते हैं। इन फूड प्रोडक्ट्स का सबसे पहले हाइड्रोलिसिस किया जाता है तथा इनका यूज़ ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंडक्ट कराने में किया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं उनका मोबिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो जर्मिनेशन के सीक्वेंस में
फूड मटेरियल्स को ब्रेकेज और मोबिलाइजेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उन सब में मोबिलाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मोबिलाइजेशन किस प्रकार से होता है और जर्मिनेशन के दौरान इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो जर्मिनेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले अल्फा एमाइलेज और बीटा एमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में हाइड्रोलाइज किया जाता है और फिर इस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके सॉल्यूबल सुक्रोज में चेंज कर दिया जाता है, जिसको ग्रोथ के लिए एम्ब्रियोनल एक्सिस में ट्रांसमिट किया जाता है। जर्मिनेशन के टाइम पर एम्ब्रियोनिक एक्सिस जिब्रेलिक एसिड का सिक्रेशन करता है, जो अल्फा एमाइलेज के डी नोवो सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगर इस ड्यूरेशन में जिब्रेलिक एसिड को हटा दिया जाए तो अल्फा एमाइलेज का सिंथेसिस भी डिक्रीज होने लगता है। इसके अपोजिट बीटा एमाइलेज सीड में पहले से ही इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो जर्मिनेशन के टाइम पर एक्टिव हो जाता है। इसमें जिब्रेलिक एसिड जो है यही माल्टेज एंजाइम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना कि अगर प्लांट मोनोकॉट है तो माल्टोज का ग्लूकोज में ट्रांजिशन माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, लेकिन अगर प्लांट डाइकॉट है तो माल्टोज का ग्लूकोज में ट्रांजिशन अल्फा ग्लूटामिक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। सेकेंड हम देख लेते हैं लिपिड्स का मोबिलाइजेशन और इसमें होने वाले चेंजेस को। तो लिपिड्स में जर्मिनेशन के दौरान इसका मोबिलाइजेशन न्यूट्रल पीएच पर लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जिसमें लिपिड का ब्रेकेज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में होने लगता है। इसमें ग्लिसरॉल जो है वह रिएक्शन करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है और फैटी एसिड जो होता है यह बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा एसिटिल को एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इस एसिटिल को एंजाइम को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के मेनली दो एंजाइम्स यानी कि आइसोसिट्रेट और मैलेट सिंथेटेज, ये दोनों मैच्योर सीड में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जर्मिनेशन के स्टार्टिंग फेज में इनका सिंथेसिस काफ़ी तेजी से होने लगता है और इस कंडीशन के दौरान इन एंजाइम्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि इस प्रोसेस में एंजाइम्स का सिंथेसिस तभी स्टिमुलेट होता है जब एम्ब्रियोनिक एक्सिस से जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। थर्ड में हम देख लेते हैं कि प्रोटीन्स का मोबिलाइजेशन किस प्रकार से होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जर्मिनेशन के सीक्वेंस में जिब्रेलिक एसिड के प्रेजेंस में प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे कि पेप्टाइडेज एक्टिवेट हो जाता है और यह प्रोटीन को अमीनो एसिड तथा एमाइड्स में ट्रांसम्यूट कर देता है। उसके बाद यह एमिनो एसिड और एमाइड्स एम्ब्रियोनिक एक्सिस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहां पर इनका यूज़ नए प्रोटीन के फॉर्मेशन में या फिर डीएमिनेशन के बाद एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में। इसमें पहला है सीड की वायबिलिटी। तो सीड्स में जर्मिनेशन केवल तभी हो पाता है जब ये वायबिलिटी पीरियड के अंदर होते हैं। सीड्स की वायबिलिटी कुछ दिनों से लेकर 100 साल से भी अधिक समय तक रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक लोटस के सीड का वायबिलिटी पीरियड 400 ईयर से भी अधिक का होता है। मतलब ये सीड्स 400 साल बाद भी जर्मिनेट करने में कैपेबल होते हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण सीड की वायबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सीड का वायबिलिटी पीरियड टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा फैक्टर है वाटर। जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यह सीड के इंटरनल टिश्यूज को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण सीड कोट स्वेल होकर फट जाता है, जिसकी वजह से सीडलिंग का डेवलपमेंट होने लगता है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। यह जर्मिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर का होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो इस कंडीशन में ज़्यादातर प्लांट्स के सीड्स में जर्मिनेशन प्रोसेस इनिशिएट होने लगता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। चौथा फैक्टर है लाइट। जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए लाइट का प्रेजेंस एंड एब्सेंस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। जनरली सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जर्मिनेशन के लिए लाइट का होना कंपलसरी होता है।
इस तरह के सीड जो जर्मिनेशन के लिए लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें फोटोब्लास्टिक कहा जाता है। अगला फैक्टर है सॉइल कंडीशंस। इसमें सॉइल का पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिनरल कंपोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर्स तथा सॉइल का एरेशन, इन सभी फैक्टर्स का जर्मिनेशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसमें सॉइल की सैलिनिटी सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि सॉइल में सॉल्ट का हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सीड डोरमेंट फेज में चला जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हुए जो सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सो एंटायरली सीड के जर्मिनेशन को एक फंडामेंटल प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज एक सीड से एक नए प्लांट में डेवलप होते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।